हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? ठीक ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का सलूशन चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर 3 का सलूशन। पहला आपका दिया हुआ है, नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरणों में से वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बिंदु वस्तु क्या होती है। बिंदु वस्तु या पॉइंट मास जिसे कहते हैं, तो ये होता है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी वस्तु के द्रव्यमान की तुलना में बहुत अधिक हो। जैसे एक रेलगाड़ी है जो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच जा रही है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 400 किलोमीटर है। तो दूरी कितनी हो गई? 400 किलोमीटर। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो गई? ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर। 100 मीटर और 400 किलोमीटर में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तब हम रेलगाड़ी को क्या मान सकते हैं? एक बिंदु वस्तु माना जा सकता है। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी तो बहुत अधिक होगी, तो इसमें जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या कह रहा है कि दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। तो चूंकि दूरी बहुत अधिक है दो स्टेशन के बीच की, इसलिए रेलगाड़ी को हम बिंदु वस्तु माना जा सकता है। तो पहला क्या हो जाएगा? बिंदु वस्तु मान सकते हैं। दूसरा है, किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। अब वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बंदर बैठा है, तो उसकी गति क्या है? वृत्तीय पथ, उसकी गति वृत्तीय गति है। जब गति उसकी वृत्तीय हो गई, लेकिन अब ये है, अगर वृत्तीय पथ की त्रिज्या छोटी है तब उसको बिंदु वस्तु नहीं माना जा सकता है। बिंदु वस्तु मानने के लिए वृत्तीय पथ की त्रिज्या का बहुत अधिक होना आवश्यक है। यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या बहुत अधिक है, तब व्यक्ति के ऊपर बैठे बंदर की गति को हम बंदर को बिंदु वस्तु मान सकते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा, किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठे बंदर को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। कब? जबकि वृत्तीय पथ की त्रिज्या बहुत अधिक हो। आपका तीसरा है, जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद, अर्थात जमीन से टकरा करके स्पिन करती हुई कोई गेंद, जब करती हुई कोई गेंद है तो उसको हम बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं। बिंदु वस्तु में रोटेशन नहीं होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिरकती गेंद को बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं?
क्योंकि यहाँ पहली चीज़ तो क्या है, स्पिन कर रही हुई है, अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है। दूसरा क्या हो जाएगा, इसके द्वारा जो दूरी है वह तय की गई दूरी बहुत कम होगी, इसलिए फिरकती गेंद को बिंदुवस्त नहीं मान सकते हैं। और डी आपका है, मेज के किनारे से फिसलकर गिरा कोई बीकर। तो बीकर किस पे रखा हुआ है, मेज पे रखा हुआ है। तो मेज की ऊंचाई जो है और बीकर की लंबाई या बीकर का आकार मेज की ऊंचाई की तुलना में नगण्य नहीं है। तो यहाँ पे जब नगण्य नहीं है तो इसको हम मान सकते हैं कि यह बिंदु वस्तु नहीं है। तो यहाँ आपका डी हो जाएगा, किसी मेज के किनारे से फिसलकर गिरे बीकर को बिंदु वस्तु नहीं माना जा सकता। ठीक। दूसरा प्रश्न आपका है, दो बच्चे ए बी अपने विद्यालयों से लौटकर अपने अपने घर क्रमशः पी और क्यू को जा रहे हैं। दो बच्चे हैं, ए है और बी अपने अपने घर, ये विद्यालय है, विद्यालय से अपने घर ये ए पी को जा रहा है और बी अपने घर क्यू को जा रहा है। उनके समय स्थिति ग्राफ दिखाए गए, ये आपका ग्राफ दिखाया गया है। तो नीचे लिखे कोष्ठकों में सही प्रविष्टियों को चुनिए। तो सही प्रविष्टियों को चुनना है आपको, इसमें से कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहले देख लीजिए, ए का घर पी है, अपने अपने घर क्रमशः पी और क्यू। तो ए का घर पी है, बी छात्र है, बी का घर क्यू है। ठीक, ए का घर पी है और बी का घर क्यू है, अपने अपने घर को जा रहे हैं। कह रहा है बी ए की तुलना में और ए बी विद्यालय से निकट रहता है। बी ऑब्लिक ए की तुलना में और ए ऑब्लिक बी विद्यालय से निकट रहता है। तो विद्यालय आपका ओ है, इस पे निकट कौन रहेगा, विद्यालय के निकट पी रहता है। पी का घर, ये पी है और पी किसका घर है, पी आपका ए का घर है। तो इसलिए ए विद्यालय के निकट रहता है, विद्यालय से निकट रहता है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ए विद्यालय से निकट रहता है। बी देख लीजिए, बी ए की तुलना में और ए बी की तुलना में विद्यालय से पहले चलता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बी ए की तुलना में, बी देखिए, बी आपका ये है और पी और ये ए वाला ए इधर है। तो देखेंगे तो क्या है, इसमें दूरी अधिक है। जब दूरी अधिक है तो ये पर बी देखिए, बी पहले चल रहा है, बी ए की तुलना में विद्यालय से पहले चल देता है। ये आपका हो जाएगा बी ए की तुलना में विद्यालय से पहले चलता है।
सी देख लीजिए, सी क्या कह रहा है, बी ए की तुलना में, बी ए की तुलना में या ए बी की तुलना में तेज चलता है। तो ढलान देख लीजिए, दोनों का ढलान किसका अधिक है, ये देखिए। तो बी जो है, बी क्या कह रहा है, बी क्या कर रहा है, बी ए की तुलना में तेज चल रहा है, बी ए की तुलना में तेज चलता है, बी ए की तुलना में तेज चलता है। डी है आपका ए और बी घर पर एक ही या भिन्न समय पर पहुंचते हैं। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ए और बी, ए और बी अपने घर देखिए क्या कर रहे हैं, अगर ग्राफ से आप देखते हैं तो दोनों समान समय पर पहुंचते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए और बी घर समान समय पर पहुंचते हैं, ए और बी घर एक ही समय पर पहुंचते हैं। इसके बाद आपका है ई, ए / बी सड़क पर, बी ए से, ए बी या बी ए से एक बार या दो बार आगे हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ए बी से या बी ए से, बी देखिए बी ए से आगे हो रहा है। ग्राफ देखिए, ये ग्राफ यहाँ पे काट रहा है ना बिंदु सी पर, इसको मान लीजिए बिंदु सी, ठीक। तो बी ए से केवल एक ही बार काट रहा है ना बी ए को, तो बी ए को एक बार आगे हो जाता है, केवल एक बार काट रहा है, इसलिए यह एक बार आगे हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बी ए से एक बार आगे हो जाता है, बी ए से एक बार आगे हो जाता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूरी अर्थात 2.5 किलोमीटर दूरी अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। वहां वह सायं 5 बजे तक चलती है। फिर 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर वापस लौट आती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए, उसकी गति का एक्सटी ग्राफ कीजिए। एक्सटी ग्राफ खींचने का मतलब क्या हो गया, विस्थापन और समय ग्राफ खींचना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि महिला कितने बजे घर से निकलती है, 9 बजे, 9 बजे निकल रही है, तो 9 बजे निकलती है, फिर कितने समय में कार्यालय में पहुंचती है वो समय निकाल लीजिए। 0 समय पर कहाँ है, अपने घर पे है, ठीक। उस समय पश्चात वो कहाँ पहुंचती है, कार्यालय से। फिर कार्यालय से वहां 5 बजे तक रहती है, अर्थात उसके बाद कार्यालय पहुंचने के बाद वो 5 बजे तक स्थिर रहती है, अर्थात उसमें कोई उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर उसके बाद में 5 बजे के बाद 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही किसी ऑटो द्वारा अपने घर वापस लौट आती है। तो 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कर लीजिए। फिर आप उसका एक्सटी ग्राफ खींच लीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि महिला के कार्यालय तक के लिए, तो कार्यालय के लिए
कार्यालय तक की गति के लिए तो 2 महिला द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, तो 2.5/5 यह आपका हो गया 0.5 घंटा हो गया। इसी को कर देंगे तो 30 मिनट हो जाएगा। ठीक, यह हो गया 5 आधा घंटा लग गया, अर्थात 9 बजे के बाद आधे घंटे के बाद 9:30 के बाद वह कार्यालय में स्थिर रहती है। कब तक रहती है? कार्यालय में या कार्यालय में कितने देर रहती है उसको निकाल लीजिए। कार्यालय में 9:30 से 9:30 AM से कितना 5 PM तक समय क्या हो जाएगा? समय निकाल लीजिए तो समय कितना हो गया? 2 घंटे 30 मिनट, ये फिर ये 5 2 7 घंटे 30 मिनट। 7 घंटा 30 मिनट। फिर उसके बाद में है कार्यालय से घर तक। कार्यालय से घर तक जाने में लगा समय बराबर क्या होता है? दूरी कितनी है? वही 2.5 किलोमीटर और चाल कितनी थी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी। ये आपका हो जाएगा 1 घंटा हो जाएगा या 6 मिनट। अर्थात वह महिला 5:06 पर वो अपने घर, ये आपका ग्राफ प्रदर्शित है। ठीक, एक अक्ष पे ये आपका एक अक्ष है, एक अक्ष पर समय ले लेंगे और वाई अक्ष पे विस्थापन ले लेंगे। ठीक, ग्राफ से स्पष्ट है। 9 से वो अपने घर के थी, फिर उसके बाद 9:30 कार्यालय गई, कार्यालय पर 9:30 से 5 बजे तक हुआ अपने कार्यालय में थी। उसके बाद में 5:06 पर अपने घर पहुंच जाती है। हाँ, चौथा सवाल आपका है या चौथा क्वेश्चन है। कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और फिर 3 कदम पीछे आता है। इसका मतलब वो 5 कदम आगे जाता है, फिर 3 कदम बैक हो जाता है। ठीक, उसके बाद फिर 5 कदम आगे आता है, 3 कदम पीछे होने के बाद फिर 5 कदम आगे जाता है और फिर 3 कदम पीछे आता है। इस तरह चलता रहता है और उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है और 1 कदम चलने में 1 सेकंड का समय लगता है। उसकी गति का xt ग्राफ खींचना है, विस्थापन और समय ग्राफ खींचना है
ग्राफ से तथा किसी अन्य विधि से यह ज्ञात कीजिए कि वह जहाँ से चलना प्रारंभ करता है वहाँ से 13 मीटर दूरी किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरता है। वह किसी गड्ढे में 13 मीटर दूर कोई गड्ढा है, वह कितने समय में उस गड्ढे में गिर जाएगा। तो इसके लिए देखिए, पहला क्या है कि 5 सेकंड में आगे बढ़ता है, फिर 3 सेकंड में पीछे आता है। इसमें क्या हो जाएगा, एक विधि तो आपकी ये हो जाएगी 5 कदम के लिए 5 सेकंड, फिर 3 कदम के लिए 3 सेकंड, 5 3 8 सेकंड के लिए या 8 सेकंड में वह कितना आगे बढ़ता है, 5 कदम आगे जाता है, फिर अर्थात 5 मीटर आगे जाता है और 3 कदम पीछे 3 मीटर पीछे आता है। 5 में से 3 निकाल दीजिए, 2 मीटर। 8 सेकंड में कितना चलता है, 2 मीटर। ठीक, अब उसको जाना कितना है, 13 मीटर। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि 8 सेकंड में जब वह 2 मीटर जा रहा है, ठीक, फिर उसके बाद उसको और निकाल लीजिए और आगे बढ़ा दीजिए, 8 सेकंड में और निकाल लेंगे। ठीक, इसी तरह से 4 बार निकाल दीजिए। उसके बाद में लास्ट वाले में वो गड्ढे में गिर जाएगा। एक तो ये हो जाएगा, और दूसरी विधि ये है कि आपका xt के लिए यहाँ पे आप रखेंगे समय और विस्थापन के फलन के रूप में। तो यहाँ आपका ये t हो गया और ये हो जाएगा x। तो 0 समय पर और x क्या है, ये विस्थापन हो गया। 0 समय पर 0 विस्थापन है। अब देखिए 5 सेकंड में 5 मीटर जाता है, फिर 5 3 8 मीटर, सॉरी 8 सेकंड हो गया। 8 सेकंड में कितना जा रहा है, 5 ऋण 3 मीटर, ये आपका हो गया 2 मीटर। फिर 5 इसमें और जोड़ दीजिए, 13 सेकंड हो गया। 13 सेकंड में कितना जाएगा, 2 धन 5 बराबर 7 मीटर। ठीक, अब फिर 3 सेकंड लेता है, 13 3 16 सेकंड। 16 सेकंड में कितना जाता है, 7 ऋण 3 बराबर 4 मीटर। फिर 16 5 21, 21 सेकंड में कितना जा रहा है, 4 धन 5 बराबर 9 मीटर। फिर क्या करेंगे, 21 हो गया, 16 5 21, फिर ये 3 सेकंड में पीछे आएगा, 21 3 24 सेकंड हो गया, ये 6 हो जाएगा। और 6 में से 6 धन 5 बराबर 11। फिर 11 हो गया, 11 में से 3, 11 माइनस 3 हो जाएगा। तो 11 माइनस 3 बराबर 8। 11 माइनस 3 बराबर 8 हो गया। अब उसके बाद करेगा क्या, 32 सेकंड के बाद यह 8 मीटर पहुंचता है। फिर अगला ये 5 कदम आगे जाएगा और आगे 5 कदम के बाद 5 मीटर के बाद एक गड्ढा है, वह गड्ढे में गिर जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि समय और विस्थापन के रूप में यहाँ यह विस्थापन हो गया मीटर में। तो 0 सेकंड में 0 विस्थापन होता है। फिर 5 सेकंड में 5 मीटर जाता है, अर्थात 5 कदम के लिए 5 मीटर है और एक कदम 1 सेकंड का है, तो 5 सेकंड में 5 मीटर। फिर 3 सेकंड और आगे बढ़ता है, तो 3 सेकंड में ये 3 कदम बैक होता है, पीछे आता है, तो 5 में से 3 निकाल देंगे, 2 मीटर विस्थापन हो गया। फिर आगे चलेंगे, फिर अगले 5 सेकंड में अर्थात 13 सेकंड में 2 धन 5 बराबर 7 मीटर विस्थापन हो गया। फिर
फिर इसके बाद ये 3 कदम पीछे आएगा, ये 16 सेकंड हो गया, तो 7 में से 3 घटा दीजिए, 4 मीटर हो गया। और फिर ये 5 कदम आगे बढ़ेगा, 21 सेकंड हो गया। अब ये क्या करेगा, 9 मीटर हो गया, फिर ये 3 मीटर पीछे आएगा 3 सेकंड में, तो इसमें 3 सेकंड और जुड़ गया, तो ये आपका 6 मीटर विस्थापन हो गया। फिर 5 सेकंड में आगे बढ़ेगा, 5 सेकंड में आगे बढ़ गया, 6 धन 5 बराबर 11 मीटर विस्थापन हो गया। फिर 3 मीटर अब इसको बैक होना है, तो 29 3 32 सेकंड ये हो गया, तो 11 में से 3 घटाएंगे, 8 मीटर ये हो जाता है। अब ये देखिए 8 के बाद इसको 5 मीटर आगे चलना है। जब 5 मीटर आगे चलेगा तो सामने गड्ढा है, अर्थात 13 मीटर पर गड्ढा है, तो फिर गड्ढे में गिरने के बाद फिर वापस नहीं आएगा, तो इसलिए उसके द्वारा लिया गया कुल समय, शराबी द्वारा गड्ढे में गिरने लगा समय बराबर 32 धन 5 बराबर 37 सेकंड हो जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरी विधि से इसको आप कैसे कर सकते, 5 सेकंड में 5 धन 3 8 सेकंड हो गया, और दूरी कितनी चली गई, दूरी हो जाएगी आपका 5 ऋण 3 बराबर 2 मीटर। 2 मीटर दूरी चलेगा, 8 सेकंड में कितना चलता है, 2 मीटर। ठीक, दूरी तय करने में लगा समय बराबर 8 सेकंड। तो 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय निकाल लीजिए, तो 8/2 सेकंड हो जाएगा। फिर निकाल लीजिए 8 मीटर दूरी तय करने में लगा समय 8/2 गुणते 8 बराबर 32 सेकंड। इस 8 मीटर के बाद 13 मीटर पर गड्ढा है, तो गड्ढे तक पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा, 32 धन 5 बराबर 37 सेकंड हो जाएगा। इसका ग्राफ देखिए, ये उसका ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका समय है, समय t है, ये विस्थापन x है, ये समय सेकंड में है और विस्थापन x मीटर में है। यहाँ देखिए ये आपका गड्ढा है 13 मीटर पे, यहाँ से शराबी चलना प्रारंभ करता है। 0 पर उसका विस्थापन 0 होता है, 5 सेकंड में 5 मीटर जाता है, फिर अगले 3 सेकंड में ये 8 सेकंड हो गया, अगले 3 सेकंड में 2 मीटर, इस प्रकार से इसे आगे बढ़ता रहता है। अंतिम में 37 सेकंड के पश्चात वह गड्ढे में गिर जाता है। 5वां सवाल आपका है, कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और यह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। इसमें क्या है, देखिए जेट वायुयान है,
और यह जेट, मान लीजिए यह आपका जेट वायुयान है। जेट वायुयान है, मान लीजिए इसका वेग वीजे है और दहन उत्पादों को ये आपका ऊपर जा रहा है, इसकी दिशा ऊपर हो गई। ये दहन उत्पाद हैं तो दहन उत्पाद हमेशा नीचे आएंगे। ये मान लीजिए वीसी है मीटर, तो वीजे बराबर 500 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और यह जेट यान के सापेक्ष 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। तो अब ये आपका इसको मान लीजिए कि जेट यान के सापेक्ष दहन उत्पादों की चाल VCG है, माना दहन जेट यान के सापेक्ष दहन उत्पादों की चाल VCJ है। ठीक, तो ये हो गया दहन जेट यान के सापेक्ष। अब क्या करेंगे आप, पृथ्वी के सापेक्ष निकाल लीजिए। तो माना पृथ्वी के सापेक्ष जेट यान की चाल VJ है और दहन उत्पादों की चाल VC है। पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष जेट यान की चाल VJ तथा दहन उत्पादों की चाल VC है। तो यहाँ पे देखेंगे तो VCG बराबर VCJ बराबर आपका क्या हो जाएगा, VCJ बराबर हो जाएगा VC माइनस VJ, अर्थात दहन उत्पादों की चाल माइनस जेट यान की चाल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए VC माइनस VJ हो जाएगा। अब VC बराबर क्या हो जाएगा, तो VC बराबर आपका हो जाता है VCJ प्लस VJ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जेट यान की चाल कितना है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये आपका 500 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और VCJ बराबर 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये चूंकि देखिए दिशा क्या हो जाएगी, दिशा दोनों की एक दूसरे के विपरीत है। जब दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा तो अगर इसको आप पॉजिटिव लेते हैं तो इसको आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, अगर इसको निगेटिव लेते हैं तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तब ये आपका हो जाएगा VC बराबर VCJ 1500 प्लस माइनस 500 बराबर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ये हो गई किसकी चाल, दहन उत्पादों की चाल। तो ये हो जाएगा दहन उत्पादों की चाल VC बराबर हो जाएगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके लिए देखिए दिशा महत्वपूर्ण है, ये दोनों के विपरीत होगी। ठीक, तो ये आपका है